कि अगर मैं आर्मी में नहीं गया तो सन्यासी, और सन्यासी नहीं बन पाया तो आर्ट। मेरी पसंदीदा जगह शमशान घाट ओह, सोया हुआ है, और मैं इसके ऊपर सोया हुआ था। वो हमेशा के लिए सोया हुआ है, मैं कुछ समय के लिए सो गया था। it's an honor to meet you always. थैंक यू। We all know you as an artist, but who is real Vijendra Sharma? देखिए, अगर विजेंद्र शर्मा के नाम से अगर आर्टिस्ट हटा दिया जाए तो मैं कहूँगा कि विजेंद्र शर्मा है ही नहीं। अच्छा। तो आर्ट तो मेरी लाइफ है, मेरी लाइफ लाइन है ये। इसके बगैर तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, और कुछ भी होना पसंद भी नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी बचपन से ही मैंने ये पाया कि मेरी जो रुचि है आर्ट में तो थी ही, है भी, और लेकिन साथ में स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी थी। तो जब मैं छोटा था तो मैं सोचता था कि मैं सन्यासी भी बनूंगा। आर्टिस्ट तो बनना ही है, साथ में सन्यासी भी। ओह, और बचपन से ही एडवेंचर्स किस्म का रहा हूँ मैं। तो सोचता था कि आर्मी में जाऊंगा और आर्मी का सबसे बड़ा ऑफिसर बनूंगा। तो ये भी बचपन से तमन्ना थी कि अगर मैं आर्मी में नहीं गया तो सन्यासी, और सन्यासी नहीं बन पाया तो आर्टिस्ट तो बनना ही है, साथ में आर्मी में जाऊंगा। ग्रेट। तो सर, ये जो आपकी पेंटिंग्स होती हैं, इनकी क्या इंस्पिरेशन होती है, इनके पीछे का क्या इमोशन होता है? जैसे मैंने आपकी एक पेंटिंग देखी थी सोल्जर्स की, तो वो आपके बचपन के सपने से रिलेटेड कुछ था, या क्या इमोशन था, क्या चीज़ थी? देखो, ये जो क्रिएशन होता है कि एक तो आर्टिस्ट बहुत अवेकन रहता है अपने आसपास के प्रति, अपने अंदर के प्रति। तो मैं मेरे पास में दो दुनिया है, एक मेरे बाहर की दुनिया है, दूसरी मेरे अंदर की दुनिया है। तो जो मुझे फील होता है तो उसी को मैं बनाता हूँ। मतलब उसमें ब्रेन को नहीं मैं बीच में लेके आता, जो अंदर फील होता है, जो मेरे अंदर इनर जो मोस्ट है उसमें फील होता है, तो अपना आप ही बनती है पेंटिंग। बनाने मैं सोचता हूँ कि कोई बहुत ज़बरदस्त, कोई बड़ी महान पेंटिंग बना देंगे, तो उससे कुछ भी नहीं होगा, ये अपने आप ही होता है। मैं तो अपने आप को रिलैक्स छोड़ देता हूँ जब मुझे पेंटिंग बनानी होती है, कि अपने आप आइडिया आता है सामने, फिर मैं उसी को पेंट करता हूँ। जैसे समझिए कि जैसे नीला आकाश होता है, तो उसके अंदर कहीं से बादल आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते आते कोई आकृति लेने लगते हैं, कोई शेप लेने लगते हैं। ट्रू ट्रू। तो फिर मुझे लगता है कि अच्छा, ये वो है जो मैं मेरे अंदर है, तो उसी को मैं पेंट कर देता हूँ। यही पेंटिंग है, ये पेंटिंग में दिखाया कि ये पजल क्यूब है, लेकिन पजल क्यूब ऐसा ना ऑर्डिनरी ना हो के ये फेस है, इसमें बहुत सारे फेसेस हैं, फीचर्स आँख हैं। है, फीचर्स हैं, आँखें हैं, लिप्स हैं, आँखें, कान, मतलब यानी इतने सारे हैं कि इंसान उसको अपने आप को टटोलने में लगा हुआ है, अपने आप को सेटल करने में लगा हुआ है कि रियल में मैं क्या हूँ, रियल फेस मेरा कौन सा है। तो हर पेंटिंग के पीछे हर कोई ना पेंटिंग कोई एक होता है, कुछ ना कुछ ऐसा फिलोसफिक पॉइंट होता है। वो आपकी सर एग्जीबिशन वगैरह भी लगती रहती है। अभी लास्ट कहाँ थी? लास्ट थी विजुअल आर्ट गैलरी, इंडिया हेरिटेज सेंटर में थी। अच्छा अच्छा। मुझे याद है कॉलेज टाइम पे मैं गई थी, अपने स्कूल मतलब कॉलेज के साथ ही मैं गई थी। तो वहाँ एक पेंटिंग पे मेरी आंखें टिकी, और उसका नाम था लेडी बिहाइंड द मास्क। हाँ। तो फिर अभिषेक ने मुझे बोला कि शूट करना है साथ में, तो मैं उसके साथ यहाँ पे आई आपके स्टूडियो। अच्छा। फिर मैंने वो सेम पेंटिंग यहाँ देखी, एंड आई वाज लाइक वाओ, मैं उन्हीं के लिए शूट करने आई हूँ। अच्छा। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था वो। गुड। तो सर, और कुछ बताइए अपनी लाइफ के बारे में, जो अभी किसी और को नहीं पता है, कोई नहीं जानता है बस। देखो, मैं बचपन से थोड़ा मिस्टिक किस्म का रहा हूँ। मिस्ट्री मुझे बहुत पसंद रही है, किसी भी विषय के डेप्थ में जाना। जैसे और सबसे मिस्ट्री क्या होती है जो मैंने पाया है कि हम क्या हैं, हम कौन हैं और किस लिए हैं, और डेस्टिनी क्या है। तो ये सब प्रश्न जो है मुझे उद्वेलित करते रहे हैं कि तो और इन चीज़ों के बारे में मैं काफ़ी गहराई में से जानने में की कोशिश करता रहा हूँ। जैसे कि बड़ा अजीब लगेगा सुन के कि मेरी पसंदीदा जगह क्या है। मेरी पसंदीदा जगह ऐसा तो बहुत है, नेचर है और पहाड़ हैं, बहुत सारी चीज़, लेकिन मेरी पसंदीदा जगह शमशान घाट ओह, है, कब्रिस्तान, ऐसी जगह है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, बड़ी मिस्टीरियस लगती है कि इंसान वहाँ से जन्म लेता है माँ के कोख से, और फिर बड़ा होता है, बड़ा होते होते यात्रा पूरी करता है और मर जाता है, और मरने के बाद में फिर यहाँ पे उसकी आखिरी पड़ाव ये है।
तो सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि क्या टेस्ट है, लेकिन सच्चाई तो यही है। ट्रू। तो उस वो जो रहस्य है ये मुझे बड़ा आकर्षित करता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एक बार मैं लखनऊ में गया तो वहाँ पे एक कब्रिस्तान में गया जो कि बहुत पुराना था, ये जो कि 1700 के आसपास बना था। तो वहाँ पे जो अंग्रेज़ वगैरह आए थे, उनकी डेथ हुई थी, तो उनको वहाँ पे दफनाया गया था। तो मैं गया वहाँ पे कब्रिस्तान में, देखा मैंने कोई 1725 की कब्र है, कोई 1815 की है, ऐसे काफ़ी पुरानी पुरानी कब्रें थी। और वो लेकिन देखने में ऐसा लगती थी जैसे बिल्कुल ताज़ा अभी की बनी हुई है। क्यों? वहाँ पे कोई आता जाता ही नहीं था। तब वहाँ पे जाके डरते थे कि यार ये कब्रिस्तान में कौन जाएगा। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता था, वहाँ पे इतनी शांति थी कि पक्षियों की चहचहाहट आती थी और कुछ नहीं, बिल्कुल शांति, कोई इंसान नहीं वहाँ पे। और केवल नेचर नेचर थी, ग्रीनरी थी बहुत। तो एक कब्र देखी मैंने, वो काफ़ी बड़ी थी, कम से कम 2-2.5 फीट चौड़ी थी वो और 7 फीट लंबी थी। अच्छा। तो मुझे लगा कि यार कितनी प्यारी है, और इसका टेक्सचर वगैरह जो मार्बल का टेक्सचर है कितना अच्छा है, एकदम ताज़ा लगता है। लेकिन जब मैंने उसके ऊपर हाथ फेरा तो इतना खुरदरा था वो, यानी उसके ऊपर पानी और हवा उन दोनों ने ही उसकी जो ऊपर की लेयर को ख़त्म कर दिया था। जो अंदर का जो टेक्सचर था वो निकल के आ रहा था। ओके। इटालियन मार्बल उस पर लगा हुआ था। तो मैं फिर उस पर बैठ गया, तो बड़ा अच्छा लगा। फिर उसके बाद में फिर मैं उसके ऊपर लेट भी गया और फिर मैं वहाँ पे सो गया। कि मुझे लगा कि यार, और फिर सो गया। तो उसके बाद में जब मैं उठा तो इतनी गहरी शांति थी, लगा कि अरे इसमें और मुझ में फ़र्क क्या है। एक इंसान इसके नीचे सोया हुआ है और मैं इसके ऊपर सोया हुआ था। वो हमेशा के लिए सोया हुआ है, मैं कुछ समय के लिए सो गया था। तो बड़ा अच्छा फील हुआ। तो ये मिस्ट्री मुझे बड़ी अच्छी लगती है, बड़ा रहस्यमय लगता है। और दूसरे डर यूँ नहीं लगता कि बचपन से ही मैं थोड़ा एडवेंचर किस्म का रहा हूँ और मिस्ट्री इस तरह का ये मुझे शौक रहा है। तो आप पेंटिंग्स करते हैं तो उसके साथ भी कुछ और भी करते हैं या खाली आप अपना टाइम पेंटिंग्स के साथ मैं बुक्स भी बिताते हैं? पढ़ता हूँ, पेंटिंग तो मेरा पैशन है ही, और साथ में मैं बुक्स भी पढ़ता हूँ, एडवेंचर भी करता हूँ। सपोज जैसे पैराग्लाइडिंग करना है, स्काई डाइविंग करना है, हवाई जहाज़ में से कूदना है, या पहाड़ों पे से या सी के नीचे जाना है ओह, ये सब किया वगैरह, हुआ है ये आपने? सब क्या हुआ है। वाह। तो क्योंकि सिंपल लाइफ मुझे उतना पसंद नहीं लगती कि सीधा काम किया, अपने ऑफिस में काम किया, स्टूडियो में काम किया, सीधे घर पे आ गए, घर पे आके खाना खाया, सो गए, सुबह उठ के फिर चल दिए। तो ये रूटीन मुझे पसंद ही नहीं है। तो लाइफ में कुछ ना कुछ एडवेंचर होने चाहिए। हालांकि सभी लोग एडवेंचर में से गुजर रहे होते हैं, बहुत बहुत बड़े एडवेंचर में से, लेकिन उनको पता नहीं होता। सब एडवेंचर ये तभी शुरू हो जाता है कि जब वो जन्म लेते हैं। जन्म लेते के साथ ही उसका स्ट्रगल शुरू हो जाता है। शुरू में उसको पता नहीं चलता कि उसकी उम्र बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। सब लोग बड़े खुश होते हैं। एक समय होता है जवान हो जाता है, जवानी के चरम पे पहुंचने के बाद में फिर वो डाउन होना शुरू होता है, थोड़ा एजिड हो जाता है। उसके बाद में फिर वो बूढ़ा होने लगता है, और बुढ़ापे के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप क्या है, मृत्यु है। जीवन की सच्चाई है ये। तो लोग वैसे तो डरते नहीं हैं जब तक वो एक नशा उनके दिमाग पे छाया रहता है, बचपन का, जवानी का। लेकिन जब बुढ़ापा शुरू हो जाता है तब उनको पैर कांपने शुरू होती है कि यार ये क्या, यार ऐसे तो मर जाएंगे हम। लेकिन ज़िंदगी की सच्चाई यही है। तो जो ब्रेव और समझदार लोग होते हैं, समझते हैं जो जीवन के रहस्य को, उनको उनके लिए वो खेल होता है। ये बहुत ही डीप जा रहा है पर हाँ, ठीक तो है। मुझे वो खेल बड़ा अच्छा लगता है। इन सब बातों से मुझे थोड़ा सा डर लगता है। आपका डेली रूटीन क्या रहता है? डेली रूटीन काफ़ी हद तक पेंटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं जब पेंटिंग बनाना शुरू करता हूँ तो उसमें जो पार्ट बनना है तो उसको बनाए बगैर नहीं सोता हूँ, क्योंकि बीच में उसमें फिर अगर बीच में छोड़ दिया पेंटिंग में काम करना तो उसमें निशान पड़ जाते हैं। तो ये पेंटिंग का एक पार्ट होता है कि तो मैं जितना पार्ट सोचा है उतना पूरा करके फिर सोता हूँ। तो वैसे नॉर्मली रूटीन ये होता है कि सो जाता हूँ, सोने के बाद में फिर सुबह उठने के बाद में फिर वॉशरूम जाके सबसे पहले मैं एक्सरसाइज करता हूँ। उसमें योगासन, प्राणायाम और डंबल्स वगैरह
ये एक्सरसाइज होती है वो फिट करता रहना हूँ। भी ज़रूरी है। हाँ, फिट रहना आर्टिस्ट के लिए, मोस्टली आर्टिस्ट लापरवाह होते हैं इस मामले में कि वो ड्रिंक करने के बड़े शौकीन होते हैं, उनको ऐसा अच्छा लगता है, उनके रूटीन कुछ नहीं होता। या तो आर्टिस्ट लोग बिल्कुल बिल्कुल ही मरियल होंगे या इतने मोटे होंगे कि जिसका तो वो सही नहीं है। मैं समझता हूँ कि आर्ट, अब हम भी एक कैनवास हैं, अब हमें अपने आप को सही रखना भी एक हमारा फ़र्ज़ है। ये नहीं कि लापरवाह हो जाए कि कैनवास पे पेंटिंग तो बड़ी अच्छी बना रहे हैं और लाइफ का कैनवास वो बिल्कुल बेकार है। तो वो भी अपने आप में कैनवास है, तो अपने आप को भी जैसे सुंदर पेंटिंग बनाई जाती है ये उसी बहुत ही तरीके अच्छी से, थॉट लगी मुझे आपकी। हाँ, उसकी लाइफ भी सुंदर हो, पेंटिंग भी सुंदर हो। तो सर आप जैसे ये चैनल इसी के लिए बनाया गया है कि हम बच्चों तक ये चीज़ें पहुंचा सके कि अगर उन्हें कौन सा करियर चूज़ करना है तो उसमें उन्हें हेल्प हो सके। तो आप ये बता सकते हैं कि आप कौन से टूल्स यूज़ करते हैं, कौन से कलर्स यूज़ करते हैं अपनी पेंटिंग्स में? हाँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। बेसिक तो सबसे पहले ड्राइंग होती है। ड्राइंग पेंसिल से, चारकोल से कर सकते हैं, और उसके बाद में जब वो ड्राइंग में परफेक्शन आने लगे तो फिर कलर पे आना चाहिए। तो कलर पे जो होता है वो बहुत तरीके से होता है। अब वाटर कलर टेम्परा भी होता है, पेस्टल भी होते हैं, ऑयल कलर भी होते हैं, और एक्रिलिक भी होते हैं, डिजिटल मीडिया भी होता है, तो बहुत सारे होते हैं। तो ये जो पेंटिंग मैं बना रहा हूँ ये एक्रिलिक से बना रहा हूँ अभी मैं। ओके। तो कोई टेक्निक जो आप सिखाना चाहते हैं हम लोगों को अभी टेक्निक तो ऑन बहुत द सारी कैमरा? हैं, टेक्निक तो बहुत सारी हैं। एक ही चीज़ को बहुत टेक्निक से बनाया जा सकता है। ऑयल पेंटिंग को भी बहुत तरीके से ऑयल कलर को यूज़ किया जा सकता है, ऐसी एक्रिलिक कलर में होता है। तो हर मीडिया को, यानी जैसे कहीं पे जाना है तो वहाँ पे जाने का एक ही रास्ता नहीं, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। वो आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कौन सा पसंद है। तो सर आप हमारे व्यूअर्स को क्या सजेस्ट करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे हैं, जो स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, वो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, तो आपके क्या सजेशन है उन लोगों के मेरा लिए? सजेशन ये है, उनको सबसे पहले तो देखिए लगन होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है लगन। और लगन इतना ज़बरदस्त और पैसा ना हो कि लोग कहें कि यार ये पागल हो गया, ये इसको आर्ट के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है। इतनी ज़बरदस्त लगन होनी चाहिए। फिर ऑनेस्टी होनी चाहिए। अपने जो काम कर रहे हैं उसमें हेराफेरी से कुछ नहीं हो सकता है। ऑनेस्टी पूरी होनी चाहिए, और लगन होनी चाहिए, और टैलेंट हो तो फिर तो क्या नहीं किया। तो फिर ये है कि अगर कोई गाइड करेगा, कोई टीचर गाइड करता है, तो वो एक कदम के लिए गाइड करेगा, तो आर्टिस्ट जो है टैलेंटेड वो 4 कदम आगे बढ़ेगा। तो ये है। और अगर वैसे नॉर्मली कोई है जिनको अंदर से तो पैसन है लेकिन वो सीखना चाहता है, तो वो भी सीख सकते हैं। उनको एफर्ट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो सर आपकी पेंटिंग्स जैसे कहाँ कहाँ जाती हैं? देखिए, एक तो ये है कि बचपन से मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, और ये बड़ा लक्की हूँ कि स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि स्ट्रगल से काम में बहुत निखार आता है। मैंने बाहर के लिए भी काम किया है, आउट ऑफ स्टूडियो और आउट ऑफ कॉलेज। तो वहाँ पे क्या है कि अगर हम काम अच्छा करेंगे तो वो पास हो जाएगा, काम अच्छा नहीं करेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो काम अच्छा ही करना पड़ा हमेशा। तो उसकी वजह से काम में निखार भी आता चला गया। तो पहले तो बचपन से पैशन था ये आर्ट का। फिर बाद में मैं कॉलेज ऑफ आर्ट में गया, तो उसी समय मुझे और भी पब्लिकेशन के लिए काम करता रहा, मैगजीन्स के लिए काम करता रहा, पोर्ट्रेट्स वगैरह बनाए हैं, कैलीग्राफी, कार्टून्स वगैरह, इन सब में बहुत काम करता रहा। फिल्मी पोस्टर, बैनर वगैरह सब बनाए हैं। तो इसकी वजह से मेरा टैलेंट भी निखरता चला गया और इनकम भी होती रही। तो एक आर्टिस्ट के लिए बड़ा ज़रूरी है कि इनकम होना, कि जिससे वो या तो फैमिली से ही सोर्स मिले, नहीं तो सोर्स को बाहर ढूंढना पड़ेगा, जो कि बाहर काम करने से ही आएगा। तो ये रहा। तो मेरे जो काम है पब्लिकेशंस वगैरह के लिए और फिल्मी दुनिया के लिए काम करता रहा। और उसी बीच में जब मैं कॉलेज में था तो मेरा रामान सागर जी से परिचय हुआ। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, सुधाकर शर्मा जी, जो बॉम्बे में लिरिसिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं। उनसे मेरा बड़ा अच्छा परिचय हुआ, वही मुझे बॉम्बे लेके गए और रामान सागर जी से मेरा परिचय हुआ।
तो उनको लगा कि ये लड़का तो अच्छा काम करता है, और उन्होंने मुझे उसी समय टीवी सीरियल शुरू होने से पहले जो नंबरिंग आती थी, टाइटल पेंटिंग, उसका काम उन्होंने मुझे दिया। अच्छा। हाँ, तो वो विक्रम और बेताल के लिए पेंटिंग बनाई तो उनको अच्छा लगा। फिर मुझे उन्होंने रामायण के लिए काम दिया तो वो भी किया। फिर इसी बीच में बड़े फिल्मी दुनिया के महारथी वी शांताराम जी और बी आर चोपड़ा जी और गुरुदत्त के भाई, उनसे ऐसे और ये कई लोगों से बड़ा अच्छा परिचय होता चला गया, और वो आगे चल के बहुत काम आया। और इसी बीच में बी आर चोपड़ा जी से परिचय हुआ मेरा। पहले मैं बीएफए कर रहा था, बीएफए करते हुए एमएफए करने लगा, और एमएफए करते हुए ही रामन सागर जी के लिए, बी आर चोपड़ा जी के लिए मैंने काम किया टीवी सीरियल महाभारत के लिए। ओह वाओ। हाँ, तो वो काम किया तो वो भी उनको अच्छा लगा। बी आर चोपड़ा जी ने कहा कि विजेंद्र ऐसा करो, तुम यहीं पे रहो और यहीं पे रह के मुंबई में रह के ही काम करो। तो मैंने कहा कि इस समय तो मैं कॉलेज में जाता हूँ, तो ऐसे कैसे हो पाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि अपने यहाँ पे यहीं पे मुझे दिल्ली में काम करना है, तो मुझे मेरा एमएफए ना हो जाए। तो मास्टर डिग्री मैंने की। मुझे लगा कि अगर मैं मुंबई जाता हूँ तो मुझे वो पेंटिंग बनानी पड़ेगी जो डायरेक्टर कहेगा, लेकिन आर्टिस्ट को हमेशा आज़ाद रहना चाहिए। तो फिर मुझे लगा कि दिल्ली ही अच्छा है। दिल्ली यूँ अच्छा है कि यहाँ पे मुझे किसी डायरेक्टर के अंडर में काम नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं वो काम करूँगा जो मुझे अच्छा लगता है। एपीजे कलाम साहब के लिए पेंटिंग बनाई राष्ट्रपति भवन में जो लगी हुई है अभी भी, और उन्होंने मेरी एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन भी किया। फिर प्रणब मुखर्जी साहब के लिए पोर्ट्रेट बनाए, यहाँ राष्ट्रपति भवन में डिस्प्ले हैं, और इस तरीके से मेरा ये सिलसिला चलता रहा। दैट्स सो ग्रेट। कैसे कंक्लूड करना चाहेंगे इस कन्वर्सेशन को, या आप क्या बोलना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स से? देखिए, जो व्यूअर्स में कुछ तो आर्ट लवर्स हैं और कुछ आर्ट के बहुत पैशनेट हैं जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं भविष्य में। तो आर्ट लवर्स हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इससे ये है कि उन्हीं में से कुछ आर्ट बायर से भी होंगे जो अच्छी पेंटिंग खरीदना चाहेंगे, बड़ी अच्छी बात है। और जो आर्ट व्यूअर्स में से कुछ आर्ट लर्नर भी होंगे, आर्टिस्ट बनना चाहते होंगे, तो उनको मेरी यही सलाह है कि खूब अच्छा, आजकल तो बहुत इंटरनेट पे भी बहुत सारे वर्क देखने को मिलते हैं। हालांकि जो ओरिजिनल पेंटिंग होती है तो वैसा तो नहीं मिलता, लेकिन फिर भी चलो कुछ तो मिलेगा ना। तो आर्ट के जो आर्ट गैलरी में जाएं, वहाँ पे आर्टिस्ट का काम देखें, आर्टिस्ट लोगों से मिलें, और इंटरनेट पे भी काफ़ी पेंटिंग देखें, पूरे वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है, क्या इवोल्यूशन हो रहा है आर्ट में, तो ये भी देखें, तो उनको कभी काफ़ी सहायता मिलेगी। लेकिन लाइफ में अप डाउन्स बहुत आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि जब अप आ रहे हैं तो ठीक है, जब डाउनफॉल आ रहा है तो उसमें वो दुखी हो जाएं, परेशान हो जाएं, सोचे कि हमें आर्ट में कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है। ये लाइफ में अप डाउन तो हमेशा ही आते हैं, आते रहेंगे, किसी भी प्रोफेशन में आप ले लीजिए। तो उससे घबराना नहीं है, मजबूती से अपना काम करो, और जो वो एक्सपीरियंस होते हैं, सपोज डाउन के ही एक्सपीरियंस होते हैं, उसको भी पेंट करें, खुशी को भी, गम को भी, हर जो भाव अपने अंदर पैदा होता है उसको पेंट करें, तो वो ही तुम्हारा सब्जेक्ट बन जाएगा और उसको भी लोग पसंद करने वाले होंगे। खूब मेहनत से और लगन से काम करते रहें, ईमानदार से और पूरी तत्परता से लगे रहें, तो उनको तो बहुत अच्छी कामयाबी मिलेगी।